5 नई जहरीली समस्याओं के साथ हम आपके साथ जुड़ गए हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर a, b है उसके सारे इंटीजर पेयर्स निकालने हैं, तो ये सोच पाना कि ये कौन से प्राइम नंबर p की वैल्यू पर हो पाएगा। तो ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है जिसकी कोई भी 2 डिजिट सेम नहीं है। ट्रेस कैसे करेंगे? अलग अलग मॉड्यूलों से ट्राई करेंगे। पहले सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम करने वाले हैं डिस्कस बेसिकली 5 मस्ट डू प्रॉब्लम्स IUCAM 2024 नंबर थ्योरी का लेक्चर नंबर 2, यानी बेसिकली 5 नई जहरीली समस्याओं के साथ हम आपके साथ जुड़ गए हैं। 5 ये जहरीले सवाल हम डिस्कस करेंगे आज फिर से, ठीक है। और ये 5 जहरीले सवाल अपने आप में, है ना, कितने जहर भरे हैं वो आप कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है। ज़्यादातर जनरली सारे बच्चे लोग, है ना, इन प्रॉब्लम्स को जहरीले सवाल ही बोलते हैं, तो ठीक है, करते हैं साहब डिस्कस। फर्स्ट जहरीले सवाल से स्टार्ट, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस बेसिकली अपने आप में, है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग से ज़्यादा मतलब सॉल्व हो रहे हैं, बजाय कि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं उनसे अपार्ट फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग उनमें अलग से लग रही है ना। कहने का मतलब, है ना, मजदूरी ज़्यादा है ना, मजदूरी ज़्यादा है। ऐसे सवाल आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल क्या कहता है? वी से दैट अ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिलीशियस, ठीक है। एक पॉजिटिव इंटीजर n है, उसको हम डिलीशियस बोलेंगे इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 17। उसके डिजिट्स का सम जो हो वो 17 से डिविजिबल हो तो हम उस पॉजिटिव इंटीजर को डिलीशियस बोलते हैं। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है, आगे एंड लिखा हुआ है, एंड द सेम होल्ड्स फॉर n+10। n के डिजिट्स का सम तो 17 से डिविजिबल होना ही चाहिए। n में अगर 10 जोड़ें तो जो नंबर आएगा उसके डिजिट्स का सम भी 17 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा अगर आपको कोई नंबर मिलेगा तो उसको हम डिलीशियस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? डिलीशियस बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिलीशियस नंबर। हमें पता करना है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिलीशियस नंबर कौन सा होगा, ठीक है। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचेंगे, है ना? वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि कैसे इस क्वेश्चन में, है ना, आगे की अप्रोच बनाई जाए, ठीक है। और अगर आपने ट्राई कर लिया है तो हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सी सोल्यूशन में सबसे पहली बात, ठीक है, ये कह रहा है वी से दैट अ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिलीशियस इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 17, है ना। उसके डिजिट्स का सम जो है वो 17 से डिविजिबल होना चाहिए, पहली चीज। और साथ ही साथ n+10 के डिजिट्स का सम भी 17 से डिविजिबल होना चाहिए। साथ ही साथ वो अपनी कैटेगरी का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, है ना। स्मॉलेस्ट डिलीशियस नंबर चाहिए ना इसको। तो अब सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, थोड़ी सी मजदूरी करके देखते हैं। जैसे मान लो यार, है ना, एक नंबर बताओ मुझे, है ना, एक नंबर बताओ जिसका डिजिट्स का सम 17 से डिविजिबल हो और वो सबसे छोटा नंबर हो, है ना। तो मैंने सोचा कि ऐसा नंबर सोच लेते हैं कि ऐसा सबसे छोटा नंबर 89 होगा ना, ठीक है ना। 89 से छोटा कोई नंबर ऐसा हो सकता है कि आप सोचिए जिसमें डिजिट्स का सम 17 से डिविजिबल हो। यहाँ पे डिजिट्स का सम 8 + 9 कितना है? 17 है ना। तो डिजिट्स का सम 17 से डिविजिबल है, ठीक है। अब इस नंबर में अगर मैं 10 जोड़ दूं, है ना, इस नंबर में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो क्या आएगा? तो 99 आएगा। उसके डिजिट्स का सम करो तो 9 + 9 किया तो कितना आया? 18 आया। तो भैया वो तो 17 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये डिलीशियस नंबर नहीं है ना। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब कहानी यहां से शुरू होती है कि मुझे सबसे छोटे डिलीशियस नंबर की तलाश है, ठीक है। और मुझे ये पता है कि मुझे n के डिजिट्स का सम भी 17 से डिविजिबल चाहिए, n+10 के डिजिट्स का सम भी 17 से डिविजिबल चाहिए। यानी दो चीज़ों पे बात पूरे क्वेश्चन में चलती रहेगी, n के डिजिट्स का सम और n+10 के डिजिट्स का सम। तो एक फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि क्यू आर जो है ना, क्यू आर जो है वो डिनोट करता है, क्यू आर डिनोट्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ आर, ठीक है। आर कोई नंबर है, उसके डिजिट्स का सम जो है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? क्यू आर रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली क्यू आर जो है वो डिनोट करता है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ आर को ना, आर के डिजिट्स के सम को डिनोट करता है क्यू आर, ठीक है। अब यार एक बात समझो,
मैं Qn लिखूंगा तो आप बोल देंगे कि Qn जो है बेसिकली सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और Qn+10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n+10 के डिजिट्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने सोचना शुरू किया, सबसे पहली चीज है ना, देखो यार एक्चुअली में जब भी किसी नंबर n में मैं 10 जोड़ूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसके डिजिटल सम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कब कब इफेक्ट पड़ेगा, कैसा इफेक्ट पड़ेगा, और वो इफेक्ट ज्यादा कब होगा और कम कब होगा, इस चीज पे थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज पे विचार करने की शुरुआत की। सबसे पहले मैंने सोचा कि मान लो क्या ऐसा संभव है कि मैं एक सिंगल डिजिट का नंबर लूं, है ना, सिंगल डिजिट का नंबर लूं और वो सिंगल डिजिट का नंबर के डिजिट्स का सम 17 से डिविजिबल हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी मुझे एटलीस्ट 2 डिजिट का नंबर तो लेना ही पड़ेगा, है ना। पहली प्रायोरिटी हो गई कि 2 डिजिट का नंबर लेना पड़ेगा, है ना। अगर मैं 2 डिजिट का नंबर लेता हूं, सोचो, है ना, 2 डिजिट का नंबर मैंने लिया, है ना, 2 डिजिट का नंबर मान लो मैंने जो भी लिया वो A B लिया, ठीक है। तो उसमें मैं जब 10 जोड़ूंगा, है ना, 10 अगर मैं उस नंबर में जोड़ूं तो क्या होगा, B में 0 ऐड किया तो B ही रहेगा एज इट इज, और A में 1 ऐड किया तो A+1 बन जाएगा। यहाँ पे कोई नया डिजिट आ जाएगा विच इज A+1, है ना, ठीक है। अब ये A+1 जो होगा, है ना, ये A+1 जो होगा वो क्या क्या हो सकता है उस पर विचार करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर इफ टेंस डिजिट अगर टेंस डिजिट ऑफ n, ठीक है ना, इज अदर देन 9, मान लो वो 9 के अलावा कुछ और है ना, ठीक है, देन क्या होगा, ध्यान से समझो। अगर यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 8 तक कुछ भी है मान लो, है ना, तो जब आप उसमें 10 जोड़ोगे, है ना, तो 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा, 2 अगर होगा a का वैल्यू तो 2 में 1 ऐड होगा तो 3 आ जाएगा, यानी वो एक बढ़ जाएगा। क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन 9 होगा तो क्या होगा, 9 में जैसे ही 1 ऐड होगा तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा और वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1, है ना। तो डिजिटल सम पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो चीज समझने की जरूरत है। अगर टेंस डिजिट ऑफ n इज अदर देन 9 तो क्या होगा, Qn जो है और Qn+10 जो है, दोनों में क्या रिलेशन रहेगा कि Qn+10 के डिजिट्स का सम जो होगा वो Qn के डिजिट्स के सम से एक ज्यादा होगा। कैसे होगा एक ज्यादा, मान लो A B कोई नंबर था, 2 डिजिट नंबर, मैंने उसमें 10 जोड़ा तो B में 0 ऐड किया B आया, A में 1 ऐड किया तो यहाँ पे A+1 आया, तो डिजिटल सम जो अब आएगा वो आएगा A+1 + B, है ना, क्योंकि 1 से 8 तक है तो 1 ऐड करोगे तो वो एक बढ़ जाएगा, 8 होगा तो 8 + 1 9 हो जाएगा ना, ठीक है ना, कैरी फॉरवर्ड वाली सिचुएशन नहीं आएगी, ठीक है। तो बेसिकली डिजिटल सम A + B + 1 हो गया। पहले डिजिटल सम n का कितना था, A + B था, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया कि डिजिटल सम एक से बढ़ गया। अगर टेंस डिजिट n की, अगर टेंस डिजिट 1 से 8 तक कुछ भी होगी तो आप उसमें जब 10 जोड़ने जाएंगे तो डिजिटल सम पर फर्क ये पड़ेगा कि n+10 का डिजिटल सम n के डिजिटल सम से एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर ये नंबर का डिजिटल सम 17 है तो n+10 जो हो उसका डिजिटल सम कुछ ऐसा हो जाए कि वो भी 17 से डिविजिबल हो जाए, है ना। हाँ, और वो 17 से डिविजिबल कब होगा, जब या तो इस Qn में प्लस में यहाँ पे मैं 17 ले आऊं या फिर माइनस में 17 ले आऊं, ठीक है ना साहब। अच्छा, तो ये 2 डिजिट के नंबर के लिए तो पॉसिबल तब तक नहीं है जब तक आप n अदर देन 9 लेते हो, है ना। लेकिन ठीक है ना, तो ये अदर देन 9 लेने वाला केस जो है ये हमारे काम का नहीं है ना, विच, है ना, विच विल नॉट वर्क फॉर अस, है ना, विच विल नॉट वर्क, ठीक है, ये हमारे लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे लिए काम क्या करेगा, तो हमारे लिए काम ये करेगा, देन इट इंप्लाइज दैट कि टेंस डिजिट ऑफ n क्या होगा, टेंस डिजिट ऑफ n क्या होगा, इज 9, तो वो 9 ही होगा। टेंस डिजिट ऑफ n क्या होगा, 9 होगा। अब जब 9 होगा तब क्या होगा सोच लेते हैं ना। अब ये वाला केस मिटा के मैंने बोला कि अगर मान लो अपना जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट b है मान लो, और टेंस डिजिट हो गया 9, ठीक है, टेंस डिजिट क्या हो गया 9 हो गया, और हंड्रेड्स डिजिट मान लो a है, हंड्रेड्स डिजिट क्या है a है मान लो, है ना। अब बात करेंगे हंड्रेड्स डिजिट क्या होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। तो 100 डिजिट के पास में भी 2 चॉइस है, वो 1 से 8 तक कुछ भी हो सकता है या फिर 9 भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया, ठीक है ना, नाउ अब मैंने मान लिया, नाउ लेट हंड्रेड्स
डिजिट जो है ऑफ n इज अदर देन 9, अदर देन 9। मान लिया कि 9 के अलावा कुछ और डिजिट है ना। अब एक बच्चा बोलेगा सर 2 डिजिट नंबर्स में ही आप ट्राई क्यों नहीं कर रहे? आपने 100 डिजिट लिखा, मतलब आप 3 डिजिट नंबर पे चले गए, 2 डिजिट नंबर पे आप ट्राई क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने बोला यार 2 डिजिट नंबर के दोनों डिजिट्स का सम जो है ना वो मैक्सिमम, क्योंकि इस 2 डिजिट का सबसे मैक्सिमम नंबर 99 है, उसके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है? 18 आ रहा है ना। तो जो यहाँ पे डिजिटल सम 17 बन रहा था, n+10 का डिजिटल सम या तो 0 बन जाए जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर 34 बनना चाहिए। 34 बनेगा तब मैं बोलूंगा कि डिजिटल सम 17 से डिविजिबल है, या एग्जैक्टली 17 बन जाए वो भी नहीं बन पा रहा है ना। तो हम चाहेंगे कि सम 34 बने, उसके लिए क्या होगा? एटलीस्ट हमें 3 या 4 डिजिट चाहिए, ठीक है। 3 डिजिट में भी 9 या 27, मैक्सिमम डिजिटल सम 27 ही बनेगा, तो हमें 4 डिजिट का नंबर तो एटलीस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम 4 डिजिट वाले नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि अगर मान लो बेटा n जो है वो अगर इस फॉर्मेट का हो जाए, है ना, तो उसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? तो डिजिटल सम आ रहा है सर a + b + 9। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब सर इसमें अगर 10 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 10 जोड़ देंगे तो, क्योंकि a जो है वो 1 से 8 तक है पहले केस में, दूसरे केस में मैं मान रहा हूं कि a जो है वो एग्जैक्टली 9 है ना। 2 केस बना रहा हूं, ठीक है बेटा। तो जब मैंने 1 से 8 तक लिया तब सम क्या होगा? b में 0 ऐड करूंगा b आएगा, 9 में 1 ऐड करूंगा 10 का 0 1 कैरी फॉरवर्ड, तो a + 1 यहाँ पे आ जाएगा डिजिट थर्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल सम जो n+10 का होगा, है ना, वो होगा a + 1 + b, है ना, 0 को आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों डिजिटल सम का डिफरेंस बताओ कितना है? यानी Qn+10 जो है वो Qn से रिलेटेड किस टाइप से है कि वो Qn के डिजिटल सम में से 8 माइनस करने के बराबर है ना। अगर 100 डिजिट ऑफ n अदर देन 9 होता है, 9 के अलावा कुछ और होता है, तो Qn+10 यानी n+10 का डिजिटल सम जो होगा वो n के डिजिटल सम से 8 कम हो जाता है। 8 क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आपने 10th डिजिट को 9 लिया, है ना, आपने जब उस नंबर में 10 ऐड किया तो जो 9 था उसमें 1 ऐड होते ही, है ना, कैरी फॉरवर्ड चला गया, जो 9 था उसकी जगह 0 आ गया, है ना, जो यहाँ पे 9 + 1 हुआ उसकी जगह 0 आ गया, है ना। तो और ये एक कैरी फॉरवर्ड आगे दे देगा, तो बेसिकली ओवरऑल जो हमें लॉस हुआ वो 8 का हुआ डिजिटल सम में, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये Qn-8 हमारे लिए वर्क कर सकता है किसी भी तरीके से? ये किसी भी तरीके से वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा ये वर्क? क्योंकि डिजिटल सम दोनों का n+10 और n के दोनों के डिजिटल सम का डिफरेंस जो है वो एटलीस्ट हमारा 17 तो होना ही चाहिए ना। 17 होगा तब हमारा काम बनेगा। अभी यहाँ पे डिफरेंस कितना आया? 8 आया, तो ये हमारे काम का नहीं है, है ना। विच डजंट वर्क, ठीक है ना, ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब क्या करें? 1 से 8 तक हम, या फिर अदर देन 9 नहीं लेते हैं, किसको? 100 डिजिट को, है ना। तो ये इंप्लाई कर गया, देखो सीधी सी बात है, पहले मैंने बोला कि 10th डिजिट अगर 1 से 8 तक होगा तो क्या होगा, तो वो चीज़ हमारे फेवर में काम नहीं कर रही, तो हमने 10th डिजिट को 9 रख दिया। फिर मैंने 100 डिजिट को 1 से 8 तक रखा, तो उसने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, तो मैंने उसको हटा दिया। मैंने अब डायरेक्ट में क्या बोलूँगा? इट इम्प्लाइज दैट कि 100 डिजिट जो होगा ऑफ n, है ना, इस क्या होगा? 9 होगा, एग्जैक्टली 9 होगा। क्यों होगा एग्जैक्टली 9? क्योंकि 9 जब तक नहीं होगा तब तक वो डिजिटल सम का जो डिफरेंस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं वो डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, हम डिफरेंस 17 का क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने 100 डिजिट को एग्जैक्टली कितना ले लिया? 9 ले लिया। अब मैंने बोला इसके बाद कि अब किस पे बात करेंगे? अब बात करेंगे 1000 डिजिट पे, ठीक है, ठीक है ना। नाउ अब मैंने लेट किया, लेट 1000 डिजिट ऑफ n b, मान लेते हैं कि 1000 डिजिट जो है n की, वो मान लेते हैं कि अदर देन 9 है ना, अदर देन 9 है। अच्छा, अदर देन 9 है तो इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा बेटा कि अगर अदर देन 9 आप कुछ भी मानोगे, तो मान लेते हैं आपने बोल दिया 10th डिजिट तो 9 है सर, 100 डिजिट 9 है सर, 1 से डिजिट कुछ भी मान लो सर, और 1000 डिजिट अदर देन 9 कुछ भी मान लो, तो उसकी जगह मैंने a लिख दिया। तो अभी मेरा 4 डिजिट का नंबर जो है ना वो A99B है। मुझे इसमें 10 ऐड करना है और मैं जानना चाहता हूं कि दोनों के डिजिटल सम में क्या डिफरेंस आएगा।
अभी अगर n का वैल्यू ये है तो qn कितना आएगा, तो एक बालक बोलेगा qn जो होगा ना सर वो आएगा a प्लस बी प्लस 9 कितना होगा 18 होगा। मैंने कहा अब इन दोनों को जोड़ो, इस n में 10 जोड़ दो, 10 जोड़ोगे तो क्या आएगा, b में 0 ऐड किया तो b आएगा, 9 में 1 ऐड किया तो 10 का 0 कैरी फॉरवर्ड 1, फिर 9 में 1 ऐड किया तो 10 का 0 कैरी फॉरवर्ड 1, तो यहाँ वाला डिजिट जो होगा वो आ जाएगा a प्लस 1। क्लियर? अच्छा, तो qn प्लस 10 कितना होगा, तो बालक बोलेगा qn प्लस 10, तो सर इन चारों डिजिट्स को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस b, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब बता ये और ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो उसने बोला कि सर qn प्लस 10 जो है ना वो सर qn के वैल्यू में से 17 माइनस करने पे आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, देखो इसमें अगर मैं 17 ऐड कर दूं है ना, तो ये क्या, ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस 18 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, qn प्लस 10 और qn दोनों में डिफरेंस कितने का है, 17 का डिफरेंस है। 17 का डिफरेंस है मतलब क्या है, मतलब हमारे फेवर में काम हो रहा है। अगर मान लो qn का डिजिटल सम मैं 17 कर दूं, ठीक है ना, तो qn प्लस 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 17 माइनस 17 0 हो जाएगा, पर ये हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो मुझे क्या चाहिए, मैं qn का डिजिटल सम अगर 34 कर दूं, ठीक है ना, तो इसका डिजिटल सम भी 17 से डिविजिबल हो जाएगा, और 34 में से 17 माइनस करोगे तो 17 बचेगा, तो qn प्लस 10 का डिजिटल सम भी 17 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ऑफ कोर्स आई होगी। फिर से मैं डिक्टेट करता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, सीधी सी भाषा में, कि हमें क्वेश्चन कह रहा था कि n को हम डिलीशियस बोलेंगे अगर उस n का डिजिटल सम और n प्लस 10 का डिजिटल सम दोनों किससे डिविजिबल हो, 17 से डिविजिबल हो। तो n का डिजिटल सम 17 से डिविजिबल तो हम कभी भी कर देंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, कोई भी नंबर बना लेंगे 17 से डिविजिबल, है ना। लेकिन n प्लस 10 भी साइमल्टेनियसली 17 से डिविजिबल होना चाहिए, n प्लस 10 का डिजिटल सम भी 17 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें n को ऐसा लेना पड़ेगा कि उसका डिजिटल सम ऐसा हो कि उसमें जैसे ही मैं 10 ऐड करूं, है ना, उस n में जैसे मैं 10 ऐड करूं तो जो डिजिटल सम आए वो और n का डिजिटल सम, उन दोनों में एक रिलेशन होना चाहिए। इस टाइप का रिलेशन होना चाहिए कि दोनों 17 से डिविजिबल भी हो, और दोनों का डिफरेंस जो हो ना, जो कि 10 ऐड करने से क्रिएट हो रहा है, वो डिफरेंस है ना, जो गैप लेके आए, जो गैप क्रिएट करे, वो गैप भी 17 से डिविजिबल हो, है ना। हाँ, तो अब मैंने ये सोचा कि वी नीड द स्मॉलेस्ट डिलीशियस नंबर, राइट। सो फॉर स्मॉलेस्ट डिलीशियस नंबर क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, स्मॉलेस्ट डिलीशियस नंबर के लिए हमें स्मॉलेस्ट डिलीशियस नंबर के लिए qn को 34 लेना चाहिए, है ना, क्योंकि qn को अगर मैंने 17 ले लिया तो 17 में से 17 माइनस होकर 0 हो जाएगा, तो qn प्लस 10 का डिजिटल सम 0 आ जाएगा ना, होगा तो वो भी 17 से डिविजिबल, लेकिन डिजिटल सम 0 आएगा, तो नंबर जो बनेगा वो 0 0 0 से बनेगा। और ऐसा कोई नंबर n जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो नहीं सकता जिसमें मैं 10 ऐड करूं तो 0 0 0 0 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि qn का डिजिटल सम मुझे 34 लेना पड़ेगा। अब मुझे एक नंबर बनाना है जो इस फॉर्मेट का हो और उसका डिजिटल सम 34 हो। सोचो, n मुझे ऐसा डिजाइन करना है जिसके बीच वाले दोनों डिजिट तो 99 है ना, यहाँ पे कोई नंबर होगा एक और यहाँ पे कोई डिजिट होगा एक, राइट। उन दोनों डिजिट का सम कितना बचा, सोचो डिजिटल सम कितना बचा। अभी qn का डिजिटल सम है a प्लस बी प्लस 18, इसको अपन ने 34 के बराबर रखा, तो a प्लस बी किसके बराबर बचा, 18 जाके 34 में से माइनस हुआ, कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो a प्लस बी का वैल्यू 16 है। अब a प्लस बी का वैल्यू 16 है तो a और b अपने आप में, है ना, दोनों एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, 16 को। मुझे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। स्मॉलेस्ट नंबर कब बनेगा, जब आगे वाला डिजिट छोटा हो, है ना। समझ में आ रही है बात। अगर मान लो मैंने आगे 9 रख दिया गलती से और पीछे 7 रख दिया, तो 9 और 7 दोनों का सम कितना हुआ, 16 हुआ, लेकिन ये अपने आप में सबसे बड़ा नंबर बन गया, है ना। मुझे छोटा नंबर बनाना है। छोटा नंबर कैसे बनेगा, क्या इन दोनों को 8 8 रख दूं तो 8 और 8 16 हो गया, क्या ये छोटा नंबर है, या और भी छोटा नंबर हो सकता है। तो एक बच्चा बोलेगा सर और भी छोटा नंबर हो सकता है अगर आप लास्ट वाली डिजिट को मैक्सिमम और स्टार्टिंग वाली डिजिट को मिनिमम कर दो, ताकि दोनों का सम 16 रहे। तो भाई लास्ट वाली डिजिट मैक्सिमम 9 हो सकती है, स्टार्टिंग वाली डिजिट मिनिमम 7 हो सकती है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है n वो होगा 7999, ठीक है। और इस नंबर की क्या खास बात है, इसका डिजिटल सम देखोगे ना, अगर आप इसका डिजिटल सम देखोगे तो 7 + 9 + 9 + 9
जोड़ोगे तो 27 और 9 34 होगा। और अगर आप n+10 करो, इसमें 10 जोड़ो, है ना, तो जैसे ही आप इसमें 10 जोड़ोगे, 7999 में 10 जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा 9 + 0 9 होगा, 9 + 1 10 का 0 1, 9 + 1 10 का 0 1, यहाँ पे 8 आएगा, तो n+10 का रिजल्ट आएगा 8009। 8009 का डिजिटल सम आप करोगे अगर Qn+10 का, तो आपको समझ में आएगा कि 8 + 0 + 0 + 9 इट वुड बी 17। तो ये भी 17 से डिविजिबल है, ये भी 17 से डिविजिबल है, राइट। और इस कैटेगरी का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, 7999, ठीक है। अच्छा, क्या 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 मेन इसमें पॉइंट था जो हमें समझना चाहिए। सबसे पहली चीज, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले रैंडम कुछ एग्जाम्पल्स सोचने होते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले शुरुआत की तो मैंने बोला कि यार 89 जो एक नंबर है उसके डिजिटल सम जो है वो 17 है, उसमें मैंने 10 जोड़ के दिखाया तो वो 99 बन गया। तो फिर मैंने बोला कि n+10 जो है उसका डिजिटल सम देखा, 99 के डिजिट्स को ऐड किया तो वो 18 आ गया, वो 17 से डिविजिबल नहीं है। तो चैलेंज समझ में आया कि चैलेंज बेसिकली क्या है क्वेश्चन में। चैलेंज ये है कि n के डिजिट्स का सम भी 17 से डिविजिबल होना चाहिए, n+10 के डिजिट्स का सम भी 17 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये कैसे कर सकते हैं, है ना। तो डिजिटल सम पे इंपैक्ट कौन सी चीज से पड़ रहा है, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, इनसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। कैसे कि अगर मान लो 10 डिजिट 9 होती है, उसमें आपने 10 जोड़ा है, तो उसको जैसे ही 1 मिलेगा तो वो 9 + 1 10 होके वो 0 हो जाएगा यहाँ से, और 1 कैरी फॉरवर्ड कर देगा। तो जो डिजिटल सम था ना, उसमें क्या होगा, उसमें एक भारी मात्रा में गिरावट आ जाएगी, है ना। और भारी मात्रा में जब गिरावट आएगी तो वहां से आपको मिल सकता है कोई एक ऐसा रिलेशन, Qn+10 = Qn+1, या फिर Qn+10 दैट इज इक्वल टू Qn-8, या फिर Qn+10 दैट इज इक्वल टू Qn-17, राइट। इस टाइप के अलग अलग, है ना, यहाँ पे 17 एक प्राइम नंबर है, उसी टाइप से अलग अलग प्राइम नंबर्स के लिए और भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत आसानी से बन सकते हैं। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, कैसे डील किए जाते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। होप सो आपको मजा आया होगा इस प्रॉब्लम में। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, ध्यान से समझिए। ये एक और जहरीला सवाल है ना, कमेंट में जरूर बताएं मुझे कौन सा सवाल आपको ज्यादा जहरीला लगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल इंटीजर पेयर्स a, b फॉर विच दिस इक्वल टू दिस। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि हमें a, b के सारे इंटीजर पेयर्स निकालने हैं। a, b के जो ऑर्डर्ड पेयर a, b है उसके सारे इंटीजर पेयर्स निकालने हैं, जिनके लिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। अभी ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी से कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। एक बच्चा जो क्लास का सबसे शरारती बालक होता है ना, क्लास का सबसे शरारती बालक जो होता है, वो तुरंत बोल देगा सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है। और वो बालक अपनी बात रखे बिना, है ना, चुप नहीं होगा। वो बालक क्या बोलेगा, वो बालक बोलेगा सर क्योंकि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें सिर्फ अननोन्स हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है ना, कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो कांस्टेंट टर्म हो। कांस्टेंट इसमें है लेकिन कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो कांस्टेंट हो अपने आप में। अभी यहाँ पे ए भी अननोन है, बी भी अननोन है हमारे लिए ना, कोई नॉन कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दिख नहीं रही सर। और जब किसी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होती ना सर, तो हम बोलते हैं कि सारे वेरिएबल्स को 0 रख दो, तो बेसिकली हमारा एक सोल्यूशन आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। तो पहला सोल्यूशन है ना, फर्स्ट सोल्यूशन जो बच्चे को दिख जाता है, फर्स्ट सोल्यूशन जो बच्चे को दिख जाता है वो देखिएगा a, b दैट इज इक्वल टू 0, 0। कैसे कि सर a की जगह भी 0 डाल दो, b की जगह भी 0 डाल दो, तो LHS भी 0, RHS भी 0। तो सर ये तो सोल्यूशन बिल्कुल सही है, इसमें कोई परेशानी है। मैंने कहा बिल्कुल परेशानी नहीं है। क्वेश्चन ने इंटीजर पेयर्स बोला था तो 0 और 0 दोनों इंटीजर हैं। उसने पॉजिटिव इंटीजर बोला होता तो मैं आपकी बात को रोक देता, लेकिन इसने बोला इंटीजर पेयर्स, तो 0, 0 इज अ वैलिड सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन जो कि देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। आगे की बात जो है उसको बड़े ध्यान से समझें। इसमें हमें गिवन क्या है, देखो यार, पहली चीज कोई आइडेंटिटी a+b² यहाँ पे अगर आप लगाना चाहते हो तो आप अपने लिए ही मुश्किलें बढ़ा रहे हो, है ना, क्योंकि इक्वेशन को और बड़ा कर दोगे आप, है ना। फिर उसमें क्या करोगे, उसके आगे कोई थॉट प्रोसेस है? अगर कोई थॉट प्रोसेस है, अगर a और b प्राइम नंबर होते तो सोच सकते थे वैसे भी, लेकिन अभी यहाँ पे प्राइम नंबर वाला की जो फंडा है वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि a और b प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ इंटीजर्स है ना।
इंटीजर्स में पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इसमें आइडेंटिटी लगा के आप इसको एक्सपेंड करके क्या कर रहे हैं, खुद के ही हाथ जलाने के काम कर रहे हैं ना, तो वो नहीं करना है। क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, सबसे पहली चीज कंपैरिजन है ना। कंपैरिजन विल बी द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करें, कंपैरिजन कैसे करें। तो बेटा ऐसे काम कर, 2a स्क्वायर प्लस b लिखा हुआ है, उसके ऊपर होल क्यूब है, उधर जो b क्यूब था उसको इधर डिवाइड में ले आए सर, दैट इज इक्वल टू क्या बचा, a बचा सर। कोई परेशानी यहाँ तक, बोले बिल्कुल परेशानी नहीं। कितने अननोन है, 2 अननोन है, 2 में से एक के बारे में कुछ पता चल जाए तो दूसरे के बारे में कुछ सोच सकता है, बिल्कुल सोच सकता हूँ सर। तो बेटा ध्यान से सुन, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड जो है यानी LHS जो है इज अ परफेक्ट क्यूब, इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, क्या लेफ्ट हैंड साइड इज अ परफेक्ट क्यूब। सोचो, न्यूमरेटर भी 2a स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब है, डिनोमिनेटर भी b क्यूब है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पूरा जो है वो अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब है। अगर लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट क्यूब है देन इट इंप्लाइज दैट राइट हैंड साइड इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब, ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। जैसे ही ये बात क्लिक की तो एक बच्चे ने बोला कि सर अगर लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट क्यूब है, आपको पता है a और b क्या है, इंटीजर है, तो 2a स्क्वायर प्लस b, 2a स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब जो होगा वो एक इंटीजर आंसर देगा। क्योंकि a एक इंटीजर है तो a स्क्वायर भी इंटीजर होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी इंटीजर आएगा, फिर उसमें b जोड़ूंगा तो भी इंटीजर आएगा, उसका क्यूब कर दूंगा तो भी इंटीजर ही आएगा। जैसे a की वैल्यू मान लो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और b का वैल्यू मान लो 6 है तो 2 + 6 8, 8 का क्यूब कितना आएगा 512, तो 512 अपने आप में एक इंटीजर है। और b अगर इंटीजर है तो b क्यूब भी क्या है, इंटीजर है। तो सर मैंने जब इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड किया, इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड किया, तो जब मैंने इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड किया तो सर मुझे लगता है कि रिजल्ट जो आएगा वो रैशनल नंबर आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अगर रैशनल नंबर आएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस सुनते जाओ, बहुत सुनते जाओ कि अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर है तो सर रिजल्ट रैशनल नंबर आना चाहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर उसने बोला कि सर क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर होता है, लेकिन हमें पता है कि राइट हैंड साइड में तो खुद a बैठा है और क्वेश्चन ने तो बोला है कि a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, तो a एक इंटीजर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये इंटीजर जो है इस इंटीजर में ये नीचे वाले इंटीजर का डिवाइड जाता है, पूरा डिवाइड जाता है, यानी न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर। बिल्कुल बात सही है, कोई समस्या नहीं है सर, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि ये रैशनल नंबर होना चाहिए था लेकिन ये ऑलरेडी इंटीजर है तो मान लेते हैं ये इंटीजर है। अब क्योंकि यहाँ पे इंटीजर एक परफेक्ट क्यूब था, यहाँ पे भी इंटीजर एक परफेक्ट क्यूब था, तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो भी एक परफेक्ट क्यूब आएगा, तो यहाँ पे एक इंटीजर का क्यूब बेसिकली a है, राइट। तो RH इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब, तो मैंने मान लिया कि a जो है उसको अपन c का क्यूब लिख देते हैं, a को क्या लिख देते हैं, c का क्यूब लिख देते हैं। लिख सकते हैं क्या, वेयर c इज एन इंटीजर, वेयर c इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, c को एक इंटीजर है, उसके लिए मैंने क्या किया, a को c क्यूब से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि a अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब दिख रहा था। तो a को जैसे ही c क्यूब से रिप्लेस किया, अब कहानी क्या होगी उस पर चर्चा की जाए, है ना, कहानी पे चर्चा की जाए, ठीक है। अब कहानी पे चर्चा क्या की जाए कि यार ये जो कहानी है ना, पूरी कहानी, इसमें a की जगह c क्यूब लिख देते हैं, तो जहां जहां a है वहां c क्यूब लिखेंगे। तो सबसे पहले 2, ठीक है ना, a स्क्वायर यानी c क्यूब का स्क्वायर यानी c की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई सर, प्लस में b लिख दिया सर, ऊपर पावर 6 लिख दिया सर, दैट इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे b क्यूब को वापस इधर फेंक दो तो b क्यूब एज इट इज इधर आ गया, a की जगह c क्यूब, ठीक है। अब एक बच्चे ने बोला कि सर दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, कोई परेशानी आएगी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएगी। सर स्क्वायर रूट में तो फिर भी प्लस माइनस लगाना पड़ता है, क्यूब रूट में कोई लगाना पड़ता है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता। तो क्यूब रूट जब लिया तब यहाँ पे आया 2c की पावर 6, है ना, कुछ गलत किया क्या, यहाँ पे पावर 6 गलती से लगा दिया, ये गलती की कि यहाँ पे पावर 6 गलती से लगा दिया, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए। तो जैसे क्यूब रूट लिया तो 2c की पावर 6 प्लस में b दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b क्यूब, c क्यूब का क्यूब हट जाएगा तो यहाँ पे bc रह जाएगा,
फिर एक बालक बोलेगा कि सर 2c⁻6 एज इट इज, बी को सर उधर ले जाओ, बी को उधर ले जाके बी कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में c-1 बच जाएगा। अब ब्रैकेट में जैसे ही c-1 बचेगा तो उसके बाद क्या करें, उसके बाद मैंने कहा विचार कर, थोड़ा सा विचार कर, विचार ये कर कि क्या कभी दुनिया में ऐसा हो सकता है कि c-1 बराबर हो जाए c के? क्या ऐसा हो सकता है? बोले सर एक कंडीशन में हो सकता है। कब? जब c जो है वो 1/2 हो जाए, है ना, और यहाँ पे मॉड हो जाए ना, क्या लग जाए यहाँ पे, मॉड लग जाए, तब हो सकता है सर, बाकी बराबर नहीं हो सकता सर। मैंने कहा c एक इंटीजर है यार, फालतू बात मत कर, ये बता कि c इंटीजर है तो क्या c-1 और c बराबर हो सकते हैं? तो बोले बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये जो c-1 है इसकी क्या खास बात होगी कि ये छोटा होगा किससे, c से, है ना। तो ये जो c-1 इंटू b, ये जो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट आ रहा है 2 इंटू c⁻6, 2 इंटू c⁻6। तो इसका मतलब है कि c-1 जो है ना उसका वैल्यू, c-1 का जो वैल्यू है वो या तो 2 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, c-1 का वैल्यू 2 हो सकता है, क्योंकि c-1 c के तो बराबर हो नहीं सकता, तो किसके बराबर हो सकता है, तो 2 के बराबर हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट केस। दूसरा केस हो सकता है c-1 जो है ना वो किसके बराबर हो जाए साहब, c-1 जो है वो बराबर हो जाए किसके, 1 के बराबर हो जाए। अगर c-1 मान लो 1 हो जाए, है ना, तो जो कि c=0, c-1 कितना हो जाए, अगर 1 हो जाए मान लो, तो b जो होगा वो 2c⁻6 के डायरेक्टली बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरी चीज क्या होगी, c-1 के लिए देखो ऑप्शंस बता रहा हूँ, या तो c-1 2 के बराबर होगा, या 1 के बराबर होगा, या फिर c-1 -1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर c-1 किसके बराबर हो सकता है, -1 के बराबर भी हो सकता है। और क्या हो सकता है सर, और ये भी हो सकता है कि c-1 जो है वो बेसिकली -2 के बराबर हो जाए। ऐसा भी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज लगा ली तो सबसे पहले वैल्यू निकाली यहाँ से कि अगर c-1 = 2 है तो c का वैल्यू कितना होगा, तो c का वैल्यू 3 हो जाएगा सर। अगर c का वैल्यू 3 हो जाएगा तो c का क्यूब जो है वो a था, तो a = c³ की वजह से a का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 का क्यूब यानी 27, a का वैल्यू 27 मिलेगा, और c का वैल्यू 3 डालोगे यहाँ पे तो 2b दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू c⁻6 यानी 3⁻6, 2 से 2 उड़ा देंगे तो b का वैल्यू कितना आएगा, 729। तो a, b का पहला पेयर जो मिलेगा ना मुझे वो मिलेगा 27,729, पहला नहीं दूसरा, पहला तो यहाँ पे मिल चुका, ठीक है ना साहब, पहला यहाँ पे मिल चुका, ये दूसरा पेयर मिला, ठीक है साहब। दूसरी चीज c-1 क्या हो सकता था, 1 हो सकता था, तो c-1 अगर 1 हो जाए, है ना, तो c का वैल्यू कितना होगा, -1 तो जाके +1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, c का वैल्यू 2 हो जाएगा तो a = c³ था, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 8, a का वैल्यू 8 हो जाएगा तो उसके बाद क्या करूं, उसके बाद क्या करूं, सोचने की जरूरत है। अगर a का वैल्यू 8 हो गया तो b का वैल्यू कितना होगा, c-1 की जगह आप 1 रख रहे हो तो ये तो पूरी क्वांटिटी 1 हो गई, तो b का वैल्यू डायरेक्टली किसके बराबर हुआ, 2c⁻6, और c का वैल्यू 6 है तो 2 इंटू c यानी 2 उसकी पावर 6 यानी कुल मिला के 2⁻7 यानी 128 हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट a, b का जो नेक्स्ट पेयर आएगा वो आएगा 8,128, ठीक है सर। अगर c-1 को -1 कर दूं मान लो सर, तो c = कितना हो जाएगा, -1 से -1 कट जाएगा, c का वैल्यू 0 हो जाएगा, a = c³ था यानी a का वैल्यू हो जाएगा 0 का क्यूब यानी 0, a का वैल्यू 0 डालोगे, है ना, इस इक्वेशन में तो b का वैल्यू भी 0 ही मिलेगा, तो अगेन वही पेयर आ जाएगा जो ऊपर आया था a, b दैट इज इक्वल टू 0,0, ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया केस, है ना, ठीक है, ठीक है, ये केस रिपीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं c-1 अगर -2 हो जाए तो क्या ये पॉसिबल है, c-1 -2 हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है ना, b की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और क्या होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, तो c की वैल्यू अगर -2 हो जाए तो c = कितना हो जाएगा, -2 -1 आएगा +1, तो बेसिकली c की वैल्यू हो जाएगी -1। अब c की वैल्यू -1 आई तो a की वैल्यू कितनी होगी सर, तो a की वैल्यू c का क्यूब था तो -1 का क्यूब कितना होता है, -1, तो a का वैल्यू -1 आ गया। अब a का वैल्यू -1 अगर आ गया तो क्या करें, इस इक्वेशन में वैल्यू डाल के b की वैल्यू निकाल लो, तो c की जगह c-1 की जगह -2 डालोगे तो माइनस का 2b दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू c की जगह पे -1 उसकी पावर 6, तो b = कितना हो जाएगा, देखो -1 की पावर 6 प्लस का 6 प्लस का 1 -1 की पावर 6 यानी प्लस का 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, उसके डिवाइड में -2 आएगा, तो बेसिकली b का वैल्यू आ जाएगा -1,
तो अगला ए कॉमा बी का जो पेयर होगा वो आएगा -1 कॉमा -1। तो बेसिकली इस पूरे केस में आपको ये समझने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में आने के बाद में कि क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ पर एक अननोन क्वांटिटी और यहाँ पे 2 अननोन क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है ना, और बेसिकली ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये इंटीजर्स हैं ना, तो हम कंपेयर कर सकते हैं एक इंटीजर को उसके सामने वाले इंटीजर से। और कंपेयर करने के लिए भी स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या था कि ये जो c-1 है ना वो c नहीं हो सकता, वो c² नहीं हो सकता, वो c³ नहीं हो सकता, वो c⁴ नहीं हो सकता, वो c⁵ के बराबर नहीं हो सकता, वो c�6 के बराबर भी नहीं हो सकता। वो c-1 है, वो c से छोटा ही होगा। तो c से छोटा होगा तो वो क्या क्या हो सकता है, वो या तो 2 होगा, या 2 नहीं होगा तो -2 होगा, -2 नहीं होगा तो -1 होगा, या 1 होगा। तो ये 4 केस बना लिए, c-1 को 2 रख लिया, 1 रख लिया, -1 रख लिया, -2 रख लिया, बस 4 केस बनाए। 4 केस बनाने के बाद में हमारे जो बेसिकली इंटीजर पेयर्स आए, जो हमारे इंटीजर पेयर्स आए, इंटीजर पेयर्स हमारे जो आए वो पेयर्स आए 0, -0, -1, -1, ठीक है ना। अगला आया 8, 128, अगला आया 27, 729। होप्स आपको ये पेयर्स समझ में आए होंगे, ठीक है। आते हैं थर्ड जहरीली प्रॉब्लम पे, है ना, ठीक है। इसमें जहर किस टाइप का है, इसमें जहर है कॉन्ग्रुएंसो मॉड्यूलो का ना, कॉन्ग्रुएंसो मॉड्यूलो का, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसो मॉड्यूलो का जहर है, कैसे है बहुत ध्यान से समझिए, प्रॉब्लम को देख के स्ट्रेटेजी बनानी होती है, आपको पता ही है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स p सच दैट 2p³ + 4p² - 3p + 12 इज द फिफ्थ पावर ऑफ एन इंटीजर। फिफ्थ पावर ऑफ एन इंटीजर। देखो यार क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये एक्सप्रेशन बन सकता है किसी इंटीजर की पावर 5। अब किसी इंटीजर की पावर 5 अगर बन सकता है तो ये सोच पाना कि ये कौन से प्राइम नंबर p की वैल्यू पर हो पाएगा, इट इज़ थोड़ा सा टफ, हाँ इट इज़ थोड़ा सा टफ। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कॉन्ग्रुएंसो मॉड्यूलो जो है वो हमारी हेल्प करता है, ठीक है। कौन हेल्प करता है, कॉन्ग्रुएंसो मॉड्यूलो हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टिंग करेक्ट मॉड विल यू नो डायरेक्टली टेक यू टू द सोल्यूशन, है ना, आंसर तक लेके जाएगा करेक्ट मॉड सेलेक्ट करना। तो हमने क्या किया, हमने पहले ऑड इवन लगा के देखा, कुछ काम नहीं आया, है ना। हमने पहले 3 से डिविजिबिलिटी के बारे में सोचा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, है ना, सोचा, बहुत सारे केस बनाए लेकिन वो वर्क नहीं किए। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा इस पर विचार किया जाए। मान लो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इस एक्सप्रेशन को हम fn मान लेते हैं, मान लिया कि ये fn है। तो ये fn मान लिया तो ये बेसिकली 2n³ प्लस में 4n² माइनस में 3n प्लस में 12, ऐसा कोई एक एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, ठीक है ना। मान लिया कि ये जो एक्सप्रेशन है ना इसमें p को गायब करके मैंने n लिख लिया, p को गायब करके मैंने क्या लिख लिया, n लिख लिया। अब आप ये बहुत ध्यान से समझें कि अप्रोच क्या है। अगर ये fn है, मैंने पहले पूछा आपसे सबसे पहली बात, ठीक है, कि यार अपने पास में ना n है, क्या है, n है, और हम बेसिकली बात करेंगे डिवाइड करने के ऊपर बेस होके, है ना, डिवाइड से रिलेटेड बातें करेंगे, है ना, डिवाइड से रिलेटेड क्या करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है, ठीक है ना साहब। तो डिवाइड से रिलेटेड बातें करनी मैंने शुरू की, ठीक है ना। तो आपको पता है मैं ज्योमेट्री का डायग्राम बनाने लग गया, है ना, ठीक है, ज्योमेट्री का मैंने डायग्राम बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर ज्योमेट्री पढ़ाने लगे बीच में, सर पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी शुरू हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पर्पस क्या है बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझिएगा। सबसे पहली बात ये सोचिए कि अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी अपना
n है, n की कोई भी वैल्यू हो ना, n कोई एक अपना नेचुरल नंबर है, n की कोई भी वैल्यू हो, है ना, मैं पता करना चाह रहा हूं कि यहां पे जो क्वांटिटी लिखी हुई है ना, दैट क्वांटिटी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट मॉड्यूलो 11, मॉड 11 पे हम बात कर रहे हैं ना, और हम रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं। सोचो अगर n 0 हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अगर n का वैल्यू 1 हो तो उसे 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। n का वैल्यू अगर 2 होगा तो उसे 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा। 3 होगा तो 3 ही आएगा, 4 होगा तो 4 ही आएगा, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, 7 होगा तो 7, 8 होगा तो 8, 9 होगा तो 9 और 10 होगा तो 10। लेकिन अगर 11 होगा n का वैल्यू तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 12 होगा अगर तो 12 में 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 13 होगा तो उसमें 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 14 होगा तो उसमें 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, यानी 11 से डिवाइड करने पे हम रिमाइंडर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास इस एक्सप्रेशन में n भी इन्वॉल्व है, n स्क्वायर भी इन्वॉल्व है, n क्यूब भी इन्वॉल्व है, तो मैं चाहता हूं कि आप n स्क्वायर में 11 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो भी निकालो, n क्यूब में 11 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो भी निकालो। ठीक है, तो क्या सोचा कि n स्क्वायर में 11 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है साहब, ठीक है ना साहब, n ठीक है ना साहब। तो मैंने बोला यार अगर मैं मान लो n स्क्वायर करूं तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, उसमें 11 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, उसमें 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, उसमें 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, उसमें 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 9 ही आएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, उसमें 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का स्क्वायर 25, उसमें 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 25 में 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा ना, बहुत ध्यान से गलती ना हो जाए ना। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा ना, 11 या 33, रिमाइंडर 3। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, उसमें 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, 44 प्लस 5 49। 8 का स्क्वायर 64 है ना, 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -2 या फिर प्लस का 9, है ना, है ना। ठीक है, अगली बात 9 का स्क्वायर 81, उसमें 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 7 77 प्लस 4 81 होता है तो 4 आएगा रिमाइंडर। 10 का स्क्वायर 100, उसमें 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 नाम 99 तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, तो बेसिकली n स्क्वायर में अगर 11 का डिवाइड करें तो ये सारे रिमाइंडर बचते हैं। अब अगर n क्यूब में मैं 11 से डिवाइड करने पे बात करूं तो दो तरीके हैं, मैं n के सारे वैल्यूज का क्यूब करके उसमें 11 का डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा उस पर भी बात कर सकता हूं, या फिर मैं n का रिमाइंडर और n स्क्वायर का रिमाइंडर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें 11 का डिवाइड करके भी रिमाइंडर चेक कर सकता हूं, दोनों आपकी चॉइस है। तो 0 में 0 का मल्टीप्लाई किया 0 तो उसमें 11 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया 1, उसमें 11 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। 4 2 सा 8, रिमाइंडर 8। 9 3 सा 27, उसमें 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5, क्योंकि 11 दूनी 22 प्लस 5 27 होता है ना। ठीक है, 4 5 सा 20, उसमें अगर 11 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा। 5 3 सा 15, उसमें अगर 11 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा। 6 3 सा 18, उसमें 11 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। 7 5 35, 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। और 8 9 सा 72, उसमें 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 66, है ना। तो देखो 8 9 सा 72, उसमें 11 से डिवाइड करोगे तो 66, 11 6 सा 66, रिमाइंडर 6 बचेगा। ठीक है, 9 4 सा 36, उसमें 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। 10 1 सा 10, 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 ही बचेगा। ये n क्यूब का आ गया स्टेटस। ठीक है, अब मैंने सोचा यार n पावर 5 का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये आगे चल के एक इंटीजर की 5th पावर के बराबर है। ये किसके बराबर है, इंटीजर की 5th पावर के बराबर है ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि 2p क्यूब, ठीक है ना, प्लस में 4p स्क्वायर माइनस में 3p प्लस पे 12, दैट इज इक्वल टू, मान लेते हैं x की पावर 5 है ना, वेयर x इज एन इंटीजर, वेयर x इज एन इंटीजर। तो इन जनरल, है ना, तो इन जनरल हम n अगर ये होता है तो वैसे ही x की भी लाइन यही होगी सब। अगर x एक इंटीजर है, जैसे कि n एक इंटीजर है,
तो n में अगर हमने 11 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 से लेकर 10 तक कुछ भी आ सकता है। वैसे ही x में भी 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 से लेकर 10 तक कुछ भी आ सकता है। वैसे ही n स्क्वायर में जो रिमाइंडर आएगा वही x स्क्वायर में आएगा, जो n क्यूब में रिमाइंडर आएगा वही x क्यूब में आएगा, है ना। मुझे x पर 5 का रिमाइंडर चाहिए, तो इन दोनों रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट जो होगा उसमें 11 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो x पर 5 का रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो क्या किया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 0, 1 1 जा 1, 4 8 जा 32, 11 से डिवाइड करोगे, है ना, तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा 22, रिमाइंडर 10 आएगा ना। 9 5 जा 45, 11 से डिवाइड करोगे 44, 1 रिमाइंडर बचेगा। 9 5 जा 45, रिमाइंडर 1, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1, 3 7 जा 21, रिमाइंडर 10, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 10, 9 6 जा 54, 11 4 जा 44, रिमाइंडर 10, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1, 10 1 जा 10, रिमाइंडर 10। बेसिकली मैंने x पावर 5 या किसी भी इंटीजर की पावर 5 में अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा वो हमने रिमाइंडर क्लास पूरी निकाल ली, ठीक है। अच्छा, तो जो ये मेरे पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, है ना, इसमें दोनों साइड्स में अगर मॉड्यूलो मैं 11 ले लूँ तो मुझे पता है कि x की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 या फिर 1 या फिर 10 मॉड्यूलो 11 होता है। यानी किसी भी इंटीजर की पावर 5 में, किसी भी इंटीजर की पावर 5 में अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो 3 ही रिमाइंडर पॉसिबल हैं, या तो 0 या फिर 1 या फिर 10, है ना। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब क्योंकि मेरे पास n स्क्वायर और n क्यूब के रिमाइंडर्स हैं तो मैं f ऑफ n के भी रिमाइंडर्स के बारे में चर्चा कर सकता हूं। तो मैंने बोला यार f ऑफ n के रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं बताओ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख लिया f ऑफ n, है ना, n की जगह गायब, ठीक है ना साहब, n की जगह गायब, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 2n क्यूब, है ना, 2n क्यूब, ठीक है, और 2n क्यूब वाला वैल्यू प्लस में 4n स्क्वायर वाला वैल्यू माइनस में 3n वाला वैल्यू और प्लस में 12, है ना। तो भाई बताओ n क्यूब में अगर मान लो मैं 0 की बात करूं, अगर n का वैल्यू 0 होगा तो 11 से डिवाइड करने पे n में रिमाइंडर 0, n स्क्वायर में रिमाइंडर 0, n क्यूब में रिमाइंडर 0, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या रिमाइंडर रहेगा कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो 11, ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है। आप बताओ इस पूरे एक्सप्रेशन में, जैसे मान लो n क्यूब में अगर आप डिवाइड करते हो 11 से, ठीक है ना, और n कितना है 0, तो n क्यूब में रिमाइंडर कितना आएगा सर 0 आएगा, तो यहाँ पे लिख दे 0, ठीक है। और n स्क्वायर में अगर n 0 हो तो क्या रिमाइंडर आएगा 0 आएगा सर, और n में क्या रिमाइंडर आएगा 0 आएगा सर। तो अब बता इन सबको ऐड करके कि ओवरऑल ये क्वांटिटी कितनी बन रही है, तो उसने बोला सर 12 बन रहा है। कितना बन रहा है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 12 बच रहा है। अब 12 में अगर मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो उसने बोला 1 आएगा सर। तो मैंने कहा 1 लिखना है कहाँ पे, यहाँ पे f ऑफ n में। अगर n 0 है तब f ऑफ n में 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो मैंने सब कुछ हटा दिया, डायरेक्टली यहाँ पे लिखा कितना 1, ठीक है। फिर मैंने बोला अगर मान लो n का वैल्यू 1 होता, n का वैल्यू कितना होता 1 होता, तो 11 से डिवाइड करने पे n क्यूब का रिमाइंडर कितना होता, तो उसने बोला 1, और n स्क्वायर का रिमाइंडर कितना होता तो बोला 4, और n का रिमाइंडर कितना होता तो बोला 2। मैंने बता इनको सॉल्व करके बता, 2 1 जा 2, 4 4 जा 16, तो 2 और 16 18 हो गया, और 3 2 जा 6, 18 में से 6 लेस किया कितना बचा 12 बचा, 12 प्लस 12 कितना हुआ 24। तो ओवरऑल f ऑफ n का वैल्यू कितना आ रहा है, रिमाइंडर क्लास कितनी आ रही है 24, उसमें भी 11 का डिवाइड करो, 11 2 जा 22, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो f ऑफ n में रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक है। f ऑफ n में n इक्वल टू 1 रखने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 बच रहा है सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब n इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे ना, तो 2 पे चेक करेंगे, n क्यूब की वैल्यू 8 4 2, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे रख दो, है ना, 8 4 2, बताओ 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 16 16 32 हो गया, 32 माइनस 6 कितना हुआ 26, 26 और 12 कितना हुआ 26 12 कितना हुआ 38 हुआ। 38 में अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा 5 सर, 5 आएगा रिमाइंडर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। यानी आपको ये समझना चाहिए कि f ऑफ n में अगर n का वैल्यू अगर 2 हो तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब बात करते हैं n इक्वल टू 3 पे क्या रिमाइंडर आएगा f ऑफ n का, है ना, 11 से डिवाइड करने पे। तो n इक्वल टू 3 डालेंगे यहाँ पे, है ना, 3 या फिर 3 का मतलब है
कि हम इस एफ ऑफ एन में एन का जो वैल्यू डाल रहे हैं वो 11Q+3 फॉर्मेट डाल रहे हैं, तो जो आंसर आएगा उसमें 11 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, उस पर बात चल रही है। ठीक है, अच्छा जी, तो 11Q+3 का फॉर्मेट का नंबर डालेंगे तो n³ से रिमाइंडर मिलेगा अपने को 3 वाले केस में 5, n² से रिमाइंडर मिलेगा 3 वाले केस में 9 और n वाले केस में रिमाइंडर मिलेगा 3, है ना। सॉल्व कर लेते हैं, 2 5 10, 4 9 36, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 9, तो ये बनेगा 37 और 12 कितना होगा 49, 11 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, ठीक है ना, पहले ये सब हटा देते हैं, यहाँ पे 5। अब 4 वाले केस पे बात कर लेते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा, तो तीनों वैल्यूज 9 5 4 रख दो यहाँ पे, 9 5 4 सोचा 18 20 38 माइनस 12 26 और 12 38, 11 से डिवाइड करो, 38 में 11 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 11 या 33, रिमाइंडर अगेन 5, है ना। फिर अगली वाली वैल्यू रखते हैं 5 4 3 5 3 4 सॉरी 5 3 4, तो हो गया 10, ये 12 22, 22 माइनस 12 अगेन 10, 10 और 12 22, 11 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 0। क्या रिमाइंडर आ गया, 0 आ गया भाई, कुछ तो गड़बड़ है ना, 0 कैसे आ सकता है, 0 आ सकता है क्या, चेक करते हैं फिर से। 4 3 2 4 3 और 5 रखना है ना, 4 3 और 5 रखना है, गलती से कुछ रख दिया था। 2 4 8, 4 3 12, 8 और 12 20, 20 माइनस 3 5 15, 20 माइनस 15 तो 5 बचेगा, 5 और 12 17 हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे 17 में तो रिमाइंडर आएगा 6, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला, यहाँ से रिमाइंडर मिला 6 रिमाइंडर आया सब यहाँ पे ना 6। अब बात करते हैं अगली, अगर 11Q+6 फॉर्मेट का नंबर रखा जाए, है ना, यहाँ पे इस फंक्शन n में, इस n के एक्सप्रेशन में n की जगह पे 11Q+6 फॉर्मेट का नंबर रखा जाए, तो 11 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, तो भाई वो रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर्स की जगह पे, है ना, n³ वाले केस में 7 आएगा, n² वाले में 3 आएगा और उसमें 6 आएगा, तो यहाँ पे 2 7 14 और 3 4 12, 14 और 12 26 हो गया, उसमें 3 6 18 माइनस कर दिया, 12 और 14 26, 26 में से 18 गया तो 8 बचा, 8 में 20 जोड़ा, 8 में 12 जोड़ा तो 20 हुआ, 20 में आपने डिवाइड किया 11 से तो रिमाइंडर 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा साहब, है ना। अच्छा जी, अब 7 वाला केस रख दिया, 2 5 7 रख दिया यहाँ पे, बताओ क्या आएगा, 4 और 20 24 माइनस 21, तो 3 और 12 15, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 15 में आप डिवाइड करोगे साहब किसका, 15 में आप डिवाइड करोगे इसका 11 का, तो रिमाइंडर आएगा 4। अच्छा जी, अगली बात 8 वाला केस रख लेते हैं, 6 9 8, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, तो बेसिकली ये हो गया 12, ये हो गया 36, तो ये हो गया 48, उसमें से 3 8 24 माइनस किया तो बचा 24, उसमें 12 ऐड किया तो 36, 36 में 11 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, हाँ जी, अगली बात कर लेते हैं, 3 4 9 रख देते हैं इन तीनों की जगह पे, 3 4 9, ठीक है ना साहब, तो ये हो गया 2 3 6, 4 4 16, 6 और 16 22, 9 3 27, माइनस 5 और 12 प्लस का 7 बचेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा प्लस का 7। ठीक है, अब लास्ट वाला, अगर 11Q+10 फॉर्मेट का नंबर रखा जाए, है ना, 11Q+10 फॉर्मेट का नंबर रखा जाए तब क्या रिमाइंडर आता है एफ ऑफ एन का, वो भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हर जगह 10 वाली लाइन के तीनों रिमाइंडर 10 1 10 रख देंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, तो बेसिकली रखने पे 10 दूनी 20 हुआ, प्लस 4 हुआ, माइनस में 30 हुआ, प्लस में 12 हुआ, तो इन शॉर्ट 20 और 4 24, 24 में से 30 गए तो कितने, -6 और प्लस 12 तो प्लस का 6 आएगा, तो 6 जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा मॉड्यूलो 11 के, है ना, यानी 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आएगा एफ ऑफ एन में, राइट। ये बात अगर समझ में आई, टेबल क्यों बनाई उसका बेनिफिट समझिए। देखो, हमें यहाँ से दो चीज़ पता चली कि किसी भी इंटीजर की पावर 5 में अगर आप डिवाइड करते हो 11 से तो 3 ही रिमाइंडर पॉसिबल हैं, 3 ही रिमाइंडर पॉसिबल हैं। कौन कौन से 3 रिमाइंडर पॉसिबल हैं, 0 1 और 10। ठीक है, ठीक है ना। और आपको ये भी पता चला कि एफ ऑफ एन यानी ऐसा जो ये फंक्शन दे रखा है ना, ये जो फंक्शन दे रखा है या ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, ऐसे एक्सप्रेशन में अगर 11 से भाग दिया जाए तो क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है, क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है, तो हमें पता चला ये सारे रिमाइंडर पॉसिबल है। इन सारे रिमाइंडर्स में क्या क्या आ रहा है, इन सारे रिमाइंडर्स में आ रहा है 1 2 3 4
5 6 है ना, 5 6 6 के बाद में क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है डायरेक्ट, 10 नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सारे रिमाइंडर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप सोचो कि किसी भी इंटीजर की पावर 5 में जो रिमाइंडर आ सकते हैं 11 से डिवाइड करने पे, ये 3 हैं, और इस एक्सप्रेशन में अगर आप 11 से डिवाइड करोगे हमेशा तो यही रिमाइंडर पॉसिबल है। अब दोनों के रिमाइंडर सेम कब हैं? LHS और RHS के रिमाइंडर तो 11 से डिवाइड करने पे सेम होने चाहिए, तो दोनों के रिमाइंडर सेम कब हो सकते हैं ये सोचेंगे अब हम, तो है ना, LHS एंड RHS है ना cannot have different remainders cannot have different remainders while dividing by 11 है ना। 11 से डिवाइड करने पे डिफरेंट रिमाइंडर्स तो नहीं आ सकते, इसका मतलब ये है कि LHS और RHS के रिमाइंडर तो सेम होने चाहिए ना भाई। 11 से डिवाइड करूंगा लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, तो दोनों के रिमाइंडर सेम आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक इक्वेशन की LHS RHS दोनों चीजें बराबर हैं। दोनों चीजें अगर बराबर हैं तो दोनों चीजें जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है दोनों में 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर भी सेम आना चाहिए। और दोनों है ना सेम कब होंगे? यहाँ पे भी एक रिमाइंडर 1 दिख रहा है और यहाँ पे भी एक रिमाइंडर 1 दिख रहा है, उसके अलावा सारे रिमाइंडर्स इधर वाले और इधर वाले अलग अलग हैं। मतलब ये इंप्लाई करता है कि Fn जो होगा वो और x पावर 5 जो होगा वो, ये दोनों ही 1 मॉड्यूलो 11 टाइप के नंबर्स होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। यानी 11 से डिवाइड करने पे x पावर 5 में भी रिमाइंडर 1 आना चाहिए और फंक्शन में भी 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर सोचा 1 कहाँ आ रहा है, तो फिर इस टेबल में देखा कि 1 रिमाइंडर कहाँ आ रहा है, तो उसने बोला f ऑफ n 1 में रिमाइंडर 1 कब आ रहा है, जब n कैसा है, n 11 क्यूब प्लस 0 फॉर्मेट का है ना, विच इंप्लाइज दैट n शुड बी ऑफ द फॉर्म कौन से फॉर्मेट का होना चाहिए, 11 क्यूब प्लस 0 फॉर्मेट का होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बट कमिंग टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम, ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आ जाते हैं वापस। ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या थी अपनी, है ना, ओरिजिनल प्रॉब्लम हमारी ये थी कि ओरिजिनल प्रॉब्लम में n नहीं था, हमारे पास p था। ओरिजिनल प्रॉब्लम में हमारे पास n नहीं था, हमारे पास क्या था, p था। और वो p क्या था, वो p अपने आप में एक प्राइम नंबर था। ठीक है ना साहब, p क्या था, अपना प्राइम नंबर था। ठीक है ना, कमिंग टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम, है ना, देन इट इंप्लाइज दैट p इज ऑफ द फॉर्म कौन से फॉर्मेट में, 11 क्यू प्लस 0, है ना, विच इंप्लाइज दैट, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ऑल्सो p इज प्राइम, p प्राइम नंबर भी है, p भाई प्राइम नंबर भी है और p 11 क्यूब का फॉर्मेट का भी है। तो इट इंप्लाइज दैट कि p को 11 ही होना पड़ेगा, 11 ही होना पड़ेगा। मतलब p अगर 11 के अलावा 11 का कोई और मल्टीपल अगर होगा तो प्राइम नंबर नहीं हो पाएगा। अगर p को प्राइम नंबर भी होना है और 11 का मल्टीपल भी होना है तो p की जो ओनली पॉसिबिलिटी है वो है 11, तो p इज इक्वल टू कितना होगा, 11 होगा। तो बोल रहा था फाइंड द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स p, जिसके लिए ये जो चीज है ये किसी इंटीजर की 5th पावर हो सकती है, तो वो वैल्यू 11 ही है। अब एक बच्चा बोलेगा सर मैं नहीं मानता, चेक करके बताओ सर, चेक करके बताओ। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल चेक करके बताते हैं। मैं बोलूंगा कि p इक्वल टू 11 पर, है ना, जो x पावर 5 इक्वल टू जो अपना लिखा हुआ है ना ये पूरा एक्सप्रेशन 2 इंटू पी क्यूब यानी 11 क्यूब प्लस में 4 इंटू 11 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 11 प्लस में 12। ठीक है ना साहब, तो 11 का क्यूब मुझे पता है, कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वैसे ही हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं, इस सवाल की मजदूरी है ना ज़्यादा कर चुके हैं। तो 2 इंटू 11 क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है, प्लस
4 इंटू 11 का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121, उसका 4 गुना होता है 484 है ना, 484 4, ठीक है, प्लस नहीं माइनस 3140 ना, माइनस 3 इंटू 11 यानी 33 और इक्वल टू जो भी आएगा उसमें +12, तो ये अपना आया 3125 x पावर 5 दैट इज इक्वल टू 3125। कुछ बच्चे जानते होंगे ये होता है 5 की पावर 5, तो ये इंप्लाई करेगा कि x की वैल्यू कितनी है, इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी है 5 है साहब, ठीक है ना। होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार तरीके से समझ में आया होगा। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है, और नादर वन एग्जाम्पल ऑफ टफ प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिकल ओलंपियाड, ठीक है। और ट्रेस कैसे करेंगे, अलग अलग मॉड्यूलों से ट्राई करेंगे। पहले सोचेंगे कि यार ये जो पावर 5 आ रहा है ये कौन से पर्टिकुलर प्राइम नंबर के लिए है ना कम रिमाइंडर दे रहा है ना। जैसे यहाँ पे 11 से डिवाइड करने पे 3 ही रिमाइंडर दे रहा था, है ना, 3 ही रिमाइंडर दे रहा था। तो हो सकता है कि वो जो 3 रिमाइंडर हैं वो 3 रिमाइंडर और LHS के जो रिमाइंडर्स पॉसिबल होंगे वो रिमाइंडर्स, इन दोनों में 3 भी ना होकर के 1 या 2 रिमाइंडर ही कॉमन हो, तो फिर वहां से क्वेश्चन के सोल्यूशन ट्रेस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। इसी टाइप से हम और भी ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है, बहुत ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वन सोल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स टू द इक्वेशन दिस वन, है ना। 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका बहुत आसान, दूसरा तरीका जो कि आपको खुद को सॉल्व करना है। मैं हिंट दे रहा हूँ कि मेथड 2 जो है वो हिंट दे रहा हूँ मैंने पेल्स इक्वेशन पढ़ाया था, ठीक है। तो पेल्स इक्वेशन के फॉर्मेट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन लिखी हुई है x² - 2x - 2007 y² दैट इज इक्वल टू 0 ना। तो आप क्या कर सकते हैं ना, x² - 2x जो आपके पास लिखा हुआ है लिखा रहने दो, आप 1 इधर भी ऐड कर दो, -2007 y² दैट इज इक्वल टू 1 इधर भी ऐड कर दो। कर दिया सर, फिर क्या होगा, ये तीनों चीज विल मेक x - 1 का होल स्क्वायर, माइनस में 2007 y² दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या खास बात है कि आप x - 1 को लेट कर लो a, है ना। तो अगर आप ये लेट कर लेते हो तो ये इक्वेशन बन जाएगी a² माइनस 2007, और आप y को भी लेट कर लो, है ना, 2007 y को भी लेट कर लो कि y जो है ना वो b है। तो ये a² माइनस 2007 b² दैट इज इक्वल टू 1 बन जाएगी, जो कि पेल्स इक्वेशन का फॉर्मेट है। इसका डायरेक्ट सोल्यूशन निकालना आपको आता होगा। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन से 2007 का हम क्या निकाल सकते हैं, कन्वर्जन निकाल सकते हैं, और वहां से हमें सॉल्यूशंस की एक पूरी लाइन मिल जाएगी ना। जितने सॉल्यूशन चाहिए उतने मिलते जाएंगे ना। हाँ, वो हमारी चॉइस है, हमें कौन सा सॉल्यूशन पसंद आता है। लेकिन क्वेश्चन जो मैं कह रहा है ना कि फाइंड वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बता दो भाई, बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो हमने कहा चल एक ही सॉल्यूशन चाहिए, वो तो हम ऐसे भी सोच के बता देंगे। फिर एक बालक बोलेगा सर, क्योंकि आपने मुझे फेमस तो कर ही दिया है एक बालक बोल के, तो वो एक बालक बोलेगा कि सर क्योंकि अभी अभी जो बातें चल रही थी उसी बातों में से मैंने सुना था कि अगर किसी इक्वेशन में कांस्टेंट ना हो तो हर एक वेरिएबल का वैल्यू इक्वल टू 0 विल प्रोवाइड वन सोल्यूशन, है ना। कि सर x, y को अगर 0 0 रख दोगे ना सर तो वो एक सोल्यूशन है। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इक्वल टू भी 0। मैंने कहा भाई ध्यान से देख क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन चाहिए इसको 0 0 वाला नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन चाहिए। इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लिया, तो यहाँ पे x - 2 बच जाएगा। 2007 y² को उधर फेंक दिया, 2007 y² उधर जाके प्लस का हो गया। फिर एक बच्चे ने बोला कि सर 2007 y² का ना हम क्या ले लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड किया, 3 6 18, 2 3 6 18, 2 3 9 27, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, और 223 जो है ना वो अपने आप में एक प्राइम नंबर है ना। तो सर हम ये बोल सकते हैं कि x इंटू x - 2 जो होगा ना वो होगा 3² इंटू 223 इंटू y²। फिर एक बच्चा बोलेगा कि सर x और x - 2 जो है ना या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे, है ना। उसी के रेस्पेक्ट में अगर ये x इवन हुआ तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इवन हो जाएगी, तो y को भी इवन होना पड़ेगा, है ना। अगर x ऑड होगा तो y को भी ऑड होना पड़ेगा, है ना। तो क्या करते हैं ना सर, अभी ऑड लेके चलते हैं, अभी क्या लेके चलते हैं, ऑड लेके चलते हैं, है ना।
तो मैंने कहा भाई ठीक है ऑड लेके चलते हैं, एक काम कर लेते हैं, हमें बेसिकली ये भी x इंटीजर है तो x-2 भी इंटीजर है, तो ये पूरी क्वांटिटी जो है वो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है ना। तो इस पूरी क्वांटिटी का कुछ पार्ट पहले वेरिएबल को और कुछ पार्ट दूसरे वेरिएबल को दे करके हम जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वैसे इसको भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, है ना। वैसे x और x-2 में जो गैप है ना, डिफरेंस जो है ना दोनों टर्म्स का, वो 2 है ना। x और x-2 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। यानी जो भी दोनों को मिले क्वांटिटी वो ऐसे मिलनी चाहिए कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 रहे, है ना। तो मैंने कहा यार ये तो थोड़ा सा टफ विषय है, तो इसमें क्या करें। तो फिर इसमें ऐसा करना पड़ेगा हमें कि 223 किसी एक को देना पड़ेगा और 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, वो किसी एक को दे देते हैं। ये एक केस बन सकता है, और भी बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, आप बनाइएगा। मैंने ये केस बनाया, मैंने बोला कि x-2 को ये दे देते हैं और x को ये दे देते हैं, तो इससे क्या होगा सर, इससे कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया ना। क्योंकि ऐसा आप कर रहे हो तो आपने बोला कि x-2 अगर 223 हो जाए सर, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 223 -2 इधर आके +2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 225, ठीक है ना सर। और जो x इक्वल टू 3y स्क्वायर हुआ था, 3y का होल स्क्वायर हुआ था ना, वहां पे जैसे ही आप x की जगह 225 डालोगे ना सर, क्योंकि जैसे ही आपने x को 3y का होल स्क्वायर के बराबर किया तो ये मैंडेटरी हो गया कि x परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। x परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, उसकी वजह से ये हुआ कि x की जगह 225 हम लेके आए, 225 इक्वल टू 3y का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लोगे अगर आप तो 3y इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। एक बच्चा बोलेगा +-15, मैंने कहा बेटा ध्यान से देख, पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशंस देने हैं तो पॉजिटिव की बात करेंगे, तो 3y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/3 यानी 5, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा कितना वैल्यू आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। तो बेसिकली x, y का जो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन चाहिए था वो मिल गया हमें 225,5, है ना। होप सो आपको ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही अलग टाइप का था, है ना, जो कि बहुत ही बिल्कुल सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चन में आप इसको डाल सकते हो अगर क्लिक कर जाए तो, है ना। बहुत शानदार सवाल था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा होप सो। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ये सवाल, लेट n बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर मल्टीपल ऑफ 8। n क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मल्टीपल है 8 का, 8 का बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर मल्टीपल है n, ठीक है, जिसके कोई भी 2 डिजिट्स जो हैं वो सेम नहीं है। नो 2 ऑफ हुज डिजिट्स आर सेम, कोई भी 2 डिजिट सेम नहीं होने चाहिए, बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 1000। शायद आज का सबसे आसान सवाल है ना, लेकिन सोचना पड़ेगा सबसे पहली चीज, क्योंकि डिजिट सेम नहीं है, बड़े से बड़ा नंबर बनाना है। अगर मान लो डिजिट सेम वाली चीज नहीं बोलता और सिर्फ ये बोलता बड़े से बड़ा नंबर बनाओ, तो मैं 1 लाख बार 9 को लिखता, फिर 10 लाख बार 8 को लिखता, फिर 50 लाख बार 5 को लिख देता, पता नहीं क्या क्या लिखता मैं, है ना। लेकिन उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि नो 2 डिजिट्स आर सेम, यानी वी कैन यूज एवरी डिजिट वंस, एक डिजिट को एक ही बार यूज कर सकते हो आप, है ना। और मेरे पास डिजिट्स क्या क्या हैं, डिजिट्स क्या क्या हैं मेरे पास, डिजिट्स मेरे पास हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैं बोलूं कि पहली कंडीशन जो है ना कि नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर मल्टीपल है 8 का, तो मल्टीपल ऑफ 8 वाली चीज को एक बार के लिए साइलेंट करते हैं। मैं पूछता हूं आपसे, इससे बनने वाला ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो एक बच्चे ने बोला कि सर ये जो सारी डिजिट्स आपने ऐसे लिखी है ना, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, यानी सबसे पहले 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, ऐसे लिख दो सर। तो ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है जिसकी कोई भी 2 डिजिट सेम नहीं है, ये उस कैटेगरी का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। मैंने कहा बहुत सही। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 8 एज वेल, है ना, ये 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए, है ना। तो सो n should be a multiple of 8। तो एक बालक बोला सर ये जो नंबर निकाला है ना इसी को 8 का मल्टीपल बना दो, कैसे ऐसे करके। मैंने कहा 8 का मल्टीपल होने के लिए या 8 से डिविजिबल होने के लिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, है ना, ओलंपियाड बेस कैंप में बताया था, है ना। हाँ, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है सर, कोई भी नंबर की लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8, है ना। नंबर की लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या करें, क्या यहां से किसी डिजिट को इधर लेके आए, या फिर देखो यहां से कोई डिजिट को अगर आप छेड़ोगे ना तो नंबर छोटा हो जाएगा,
आपको क्या करना है, इन्हीं 3 डिजिट में जो भी करना है, इन्हीं 3 डिजिट में यही करना है ना। तो एक बालक ने बोला कि सर 210 तो अपना 8 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं इस 1 को इधर कर दूं और 2 को इधर कर दूं तो 120 जो बनेगा ना वो 8 से डिविजिबल है सर, वो 8 से डिविजिबल है। तो इट एम्प्लाइज दैट n जो होगा ना, जो अपने आप में ग्रेटेस्ट होगा, है ना, जो अपने आप में ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो होगा 987654 और 210 की जगह 120 होगा, क्योंकि ये अब 8 से डिविजिबल भी है, अपनी कैटेगरी में सबसे बड़ा नंबर भी है। और यही नंबर क्यों आया, पहली चीज 10 की 10 डिजिट यूज करनी है, बड़े से बड़ा नंबर बनाना है, तो वो नंबर ये हो गया। फिर ये नंबर 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चेंज करना है इस हिसाब से डिजिट्स को कि जो नंबर है ना वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज ना हो। तो मैंने क्या किया, लास्ट की 3 जो हंड्रेड्स और टेंस डिजिट थी उनको रिवर्स कर दिया। उसके अलावा कोई ऐसा छोटा चेंज हम नहीं कर सकते जिससे कि नंबर पे भी इम्पैक्ट कम पड़े और ये नंबर 8 का मल्टीपल भी हो जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो n की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो ये होगी, ठीक है। तो इफ n ग्रेटेस्ट इज डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करें, 1000 इज डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या रिमाइंडर आएगा, देन रिमाइंडर विल बी क्या होगा बताओ, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर विल बी क्या होगा बताओ भाई। 1000 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो लास्ट के 3 डिजिट ही आता है ना, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे, 120, तो 120 जो होगा इसका आंसर होगा क्वेश्चन का। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार बेहतरीन लाजवाब सवाल, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली 5 गुड प्रॉब्लम्स, जहरीली प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की। होप सो आपको ये समझ में आई होंगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।